देख रहे हैं विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स 2026 के लिए, उसका सिलेबस देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सिलेबस उनके लिए है जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन नहीं की है एक्चुअल में, तो वो अगर टेस्ट लाके घर पे सॉल्व करे तो उनके लिए है ये। और हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं। तो आज जो देख रहे हैं वो 5th टेस्ट का सिलेबस देख रहे हैं। और आज का जो सिलेबस है वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये 28 अक्टूबर को हम मतलब सॉल्व करने वाले थे टेस्ट, बट दिवाली की वजह से ये थोड़ा सा मैंने एक दिन आगे ढकल दिया, मतलब आगे कर दिया। तो चलो देखते हैं सिलेबस, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। वैसे तो देखो वेटेज आजकल प्रीलिम्स में आपको अच्छा खासा मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का इतना नहीं, बट एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री का वेटेज आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोगों को डर लगता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री से, बट इट्स इंटरेस्टिंग। तो चलो हम देखते हैं सिलेबस। पहले तो देखो यहाँ पे उन्होंने जस्ट थीम बताई है, और यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में टॉपिक के बारे में बताया है। और यहाँ पे सोर्सेस बताए, ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी, मिडाइवल इंडिया। और क्लास जो है 11th की एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट पार्ट 1, और क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी थीम्स इन। तो ये आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट कोई बुक पढ़ रहे हो किसी की, तो वो भी सही है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी पढ़िए। और जो वो क्रोनोलॉजी देते हैं एनसीईआरटी में, खास करके उसके ऊपर फोकस रखना। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इन्होंने सोर्सेस बताए हैं। ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी, मिडाइवल इंडिया, क्लास 9 की एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट पार्ट 1, ये आप देख लेना डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, क्लास 12th की है। फिर यहाँ पे एक वेबसाइट भी है जहाँ से आप अगर आपको कुछ क्रॉस चेक करना है तो वो भी कर सकते हो, सीसीआरटी वेबसाइट भी है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ के सोर्सेस हो गए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अब देखते हैं हम सिलेबस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड पूछा है। तो यहाँ पे वेटेज अगर एक्चुअल प्रीलिम्स में देखो तो थोड़ा कम है, लेकिन हमें क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो पढ़ना है, 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें पता हो कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में आते हैं 3 पीरियड्स। कौन से आते हैं? पैलेयोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक आते हैं। तो पैलियोलिथिक में 3 आते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक में 3 पीरियड्स आते हैं। एक होता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक से ही ये जो पैलियोलिथिक होते हैं, तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। तो ये आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में देखना है। उसके बाद आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसे खत्म होता है हड़प्पन और या इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग ये कहाँ से शुरू होता है? माना जाता है 20 और यहाँ तक ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है लगभग 500 BC तक, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई यहाँ पे नहीं पता है, बोलते हैं कि मर्चेंट क्लास ही था, लेकिन इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन से। फिर वैदिक एज, वैदिक एज में भी 2 होते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक होता है। तो यहाँ पे भी सोसाइटी, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी थी या नहीं थी, फिर वो क्रॉप जो थे, राइस मिलता था या कौन सा, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे या फिर सिर्फ कैटल रेयरिंग करते थे। तो इस पे हमें यहाँ पे फोकस होना चाहिए वैदिक एज में। ठीक है, फिर महाजनपदा कैसे जो महाजनपदा थे, 16 महाजनपदा थे, तो कैसे बने महाजनपदा, उसमें से किंगडम कैसे निकल के आया। जो मगधा था वो एम्पावर, बहुत ही ज्यादा एम्पावर था उस टाइम पे, तो वो कैसे निकल के आया, तो आपको ये महाजनपदा से पता चलता है। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म इसी टाइम पे आए थे, लगभग 500 BC के आसपास ही, और ये यहाँ पे रिलीजन रिफॉर्म्स शुरू हो चुके थे। तो बेसिकली आपको ये जैनिज्म और बुद्धिज्म यहीं से निकल के आए हैं। और जो आजीविका और ये सब सेक्ट थे, तो वो भी इसी टाइम पे हुआ करते थे। एक क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। फिर मौर्यन पीरियड, मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। और जो जैसे कि पावरफुल किंग्स होते थे मौर्यन में, आप देखोगे तो अशोका जो थे बहुत ही पावरफुल थे। उनके जो पिलर्स हुआ करते थे, माइनर, मेजर, फिर इनके एडिक्ट्स हुआ करते थे, इनके इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, तो उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और इनके नेम्स, जो अशोका के नेम्स थे, तो उनके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। फिर इनका इस बार तो इनके जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्ट्स बने हुए थे, तो उसके ऊपर भी इस बार क्वेश्चन आया था। तो ये मौर्यन एज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए भी। फिर आता है संगम एज। संगम एज में बहुत ही, मतलब साउथ इंडिया की यहाँ पे आपको हिस्ट्री पता चल जाती है। ठीक है, फिर गुप्ता एज आता है, पोस्ट गुप्तास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, फिर कल्चरल कंडीशन ऑफ ऑल दी अबाउ, मतलब जो भी साथ ही साथ हमें आर्ट एंड कल्चर भी उनका देखना है। ठीक है, इधर गुप्ता टाइम, मौर्य टाइम जो आर्ट डेवलप हुई थी,
सबसे ज़्यादा तो गुप्ता के टाइम पे ही काफ़ी आर्ट एंड कल्चर को महत्व मिला। यहाँ से आपको टेम्पल्स और ये सब दिखाई देते हैं। और आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल का देखोगे तो नगारा, वसारा और जो द्रविड़ा है, वो टाइप जो है हमें आर्ट एंड कल्चर में दिखाई देते हैं टेम्पल्स के। नगारा जो है मोस्टली नॉर्थ में दिखाई देते हैं, और द्रविड़ा जो है साउथ में दिखाई देते हैं। तो यहाँ से ही शुरुआत हो चुकी थी टेम्पल की। अगर आज भी देखोगे एग्जाम्पल आपको, जो टेम्पल्स है, काफ़ी टेम्पल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो टेम्पल जो है गुप्ता ईरा से ही हमें दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर। इंडस वैली का भी, इंडस वैली का, मौर्यन का, और जो सुंगा आए थे, मौर्य के बाद सुंगा ये आए थे, कुशानाज आए थे, सातवाहनाज हुए थे मतलब पोस्ट मौर्य में, और गुप्ताज का टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो ये सब आर्किटेक्चर जो है, तो यहाँ पे हमें इसकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्कल्पचर की बात आती है, तो इंडियन स्कल्पचर एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट, इंडियन पेंटिंग्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वॉल पेंटिंग्स आती है, केव पेंटिंग्स आती है, मुराल पेंटिंग्स आती है, मिनिएचर पेंटिंग्स आती है, मुगल पेंटिंग्स है, राजपूत पेंटिंग्स है, फॉक पेंटिंग्स है, अदर पेंटिंग्स है, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स है, एंड पर्सनैलिटी, साथ में पर्सनैलिटीज भी आती है। तो हालांकि आजकल आपको यहाँ पे मुराल और मिनिएचर पेंटिंग्स पे मतलब लगभग 22 से आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बस एक आइडिया होनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है इनके रिगार्डिंग, तो एक बार ओवरलुक कर लेना, ठीक है। तो वैसे भी देखो यहाँ पे जो हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते थे, तो कुछ हमें लॉजिक भी डेवलप करने की जरूरत होती है। तो अब हम स्कल्पचर की बात हो गई, पेंटिंग्स की भी बात हो गई, रिलीजन एंड फिलोसफी, बुद्धिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बुद्धिज्म से रिलेटेड मतलब ट्रैवलर्स की भी ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है आजकल यूपीएससी, तो बुद्धिज्म तो हमें करना ही बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उससे रिलेटेड स्कॉलर जो होते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो उनके बारे में, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में, और कौन से बुद्धिस्ट स्कॉलर को श्रीलंका भेजा था, चाइना भेजा था, तो ये भी हमें याद रखना है। तो हमारे लिए रिलीजन जो है यहाँ पे खास करके बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी है, ये जोरास्ट्रियनिज्म भी है, और जुडियज्म है। तो इनके बारे में आपको ओवरऑल आइडिया होनी चाहिए जो बाकी के हैं, लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी 6 स्कूल्स है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी बोला जाता है, हम बोलते हैं हम। फिर यहाँ पे आजीविका आ जाती है, लोकयाताज आ जाते हैं, तो ये फिलोसफी के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक में देखो क्लासिकल म्यूजिक आता है, क्लासिक म्यूजिक में हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, फोक म्यूजिक, ट्रेडिशन जो होता है, तो उससे यहाँ पे बेसिकली आपको कर्नाटक और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें डिफरेंस क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर इंडियन डांस आते हैं, जो इंडियन डांस में देखो यहाँ पे क्लासिकल डांस होते हैं। कितने क्लासिकल डांस है, 6 या 7 है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इन इंडिया फोक डांस है, मॉडर्न डांस है इंडिया में, तो और जो यूनेस्को में ऐड किए जाते हैं तो उनके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। एक कालबेलिया जो राजस्थान का फोक डांस है, उसको यूनेस्को के लिस्ट में ऐड कर दिया है, तो वैसे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को के इसमें ऐड किया गया था साइड में, तो उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अगर न्यूज में ऐसा कुछ चल रहा है तो इसके मतलब उसके आसपास का हमें अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। पोपेट्री एंड थिएटर, इसके ऊपर पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन आजकल नहीं दिख रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए पोपेट्री के बारे में और पढ़ लेना इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये सब थिएटर, सिनेमा जो है, तो ये पढ़ लेना। और बाकी लैंग्वेज, इस बार देखो क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मतलब 2025 में नहीं पूछा है, लेकिन 26 में पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी लैंग्वेज के ऊपर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस है, तो वो कौन सी कब ऐड की, उसके ऊपर यूपीएससी ने आई थिंक 24 में ही क्वेश्चन पूछा है, तो पूछ सकती है। यहाँ पे और लैंग्वेज तो हो गया। इंडियन लिटरेचर, ठीक है, खास करके इंडियन लिटरेचर का जो है देखा जाए तो आपको मिडाइवल और जो एंशंट हिस्ट्री वाला जो है, एंशंट टाइम का जो लिटरेचर है, उसके ऊपर क्वेश्चन काफी बने हैं। सो फेयर, फेस्टिवल्स, क्राफ्ट्स, रिलीजन फेस्टिवल, सेक्युलर फेस्टिवल, स्टेट ड्यूटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, तो ये भी थोड़ा सा देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एंशंट और मिडाइवल के टाइम पे जो आती है उसके बारे में, और जो हमारे महान साइंटिस्ट हुए थे एंशंट टाइम में, मिडाइवल टाइम में, तो उनके बारे में पता होना, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटीज, एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज, इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
कल्चरल हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इस बार ऐड हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में 12 फोर्ट जो है शिवाजी महाराज के, तो उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो कल्चरल साइट है, तो सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो जैसे भी नए ऐड किए जाते हैं, तो जो न्यूज में चीजें रहती हैं तो उनके रिगार्डिंग पढ़ना जरूरी है। तो इस बार हो सकता है नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, तो पता होना इंपॉर्टेंट बनता है। सो मिडाइवल इंडिया की बात करें यहाँ पे, अर्ली मिडाइवल पीरियड जो कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, और जो सल्तनत पीरियड है दिल्ली सल्तनत वाला, तो उसके किंग्स जो होते हैं, उनके रिफॉर्म जो होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। यहाँ पे सल्तनत की बात हो रही है दिल्ली, फिर विजयनगर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो विजयनगर एम्पायर को अच्छे से करना है। तो यहाँ पे अदर किंगडम्स भी इनके कंटेम्पररी कौन से किंगडम और किंग्स हुआ करते थे वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिलीजियस मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर लगभग अभी 4-5 साल में क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन मेंस में पूछे हैं, शायद मेंस में भी पूछे हैं पहले यूपीएससी ने, और प्रीलिम्स में भी आते थे। लेकिन अभी इस मतलब जो 2021 से देखोगे तो नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन जब नहीं होते हैं तो आने के चांसेस बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें इसके ऊपर। सो यहाँ पे मुगल जो है, मुगल पीरियड्स, ब्रीफ हिस्ट्री उनकी, साइलेंट फीचर, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ ऑल दी अबव, मतलब जो विजयनगर एम्पायर हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मिडाइवल हो, तो इनका जो इनकी ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इनके साइलेंट फीचर पता होने चाहिए, इनकी सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इनका रिवेन्यू कहाँ से आता था, यहाँ पे वाटर की सिचुएशन कैसी थी, क्योंकि आजकल बाढ़ बहुत आ रही है, तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग उसको कनेक्ट करके पूछा जाए। तो कल्चरल कंडीशन भी कैसी थी, कल्चर जो है, रिलीजन है, वो कैसे डेवलप हुआ इनके टाइम पे, तो ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, तो आपको दोनों को ही प्रिपेयर करना है। इस बार अगर आप देखोगे ना, तो 2025 की बात कर रही हूँ मैं, मेंस प्लस प्रीलिम्स की बात हो रही है, तो ये दोनों जो है इस बार यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री से यहाँ पे दोनों में भी अच्छी खासे क्वेश्चन आए हैं। और जो आप एनालिसिस करते हो ना, तब पता चलता है कि कितना वेटेज आ जाता है, वो हम करेंगे जब मैं दिसंबर में आपको उसका एनालिसिस करके दूंगी कि कितना वेटेज कौन से टॉपिक को होता है। अगर एंशंट को मतलब वेटेज ज्यादा दे रहा है तो कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, और कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम याद नहीं रख सकते मतलब याद नहीं करना है, ऐसा नहीं है, याद करना है बिल्कुल। कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको हमें याद करना ही करना होता है, तो आपके पीसीएस में भी काम आ जाएगा, यूपीएससी में भी काम आ जाएगा, तो इसको अच्छे से करना है। साथ में मेंस के लिए भी पढ़ना है। हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का सिलेबस देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस को पढ़ना नहीं है, मेंस का भी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखो आप, कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये था आज की टेस्ट, जो 5th टेस्ट है उसका सिलेबस। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मार्च 2025 के पढ़ने हैं। अगर करंट अफेयर्स यहाँ से भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो आप अप्रैल से करो, अप्रैल 2026, तो ये आइडियल माना जाता है। तो आप यहाँ से भी करोगे तो सही है, लेकिन ये भी करोगे तो कोई खराब तो बिल्कुल नहीं है, टाइम है तो कर लेना। तो मिलते हैं टेस्ट के दिन, अच्छे से करना, देखो अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई ट्रिक, कोई जो जुगाड़ होता है वो काम नहीं आता एक्चुअल डे पे। तो इसीलिए पढ़ो, जितना याद रख सकते हो उतना याद रखने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि सारी चीजें रटनी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना है। जो चीजें रटनी है उसको रटो, जिसको लॉजिक डेवलप करो अपना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, हमने उसको देखा नहीं होता है या पढ़ा नहीं होता है, तो कैसे टैकल करोगे उस क्वेश्चन को, छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लॉजिक के साथ सॉल्व होते हैं, और वहां पे चांसेस होते हैं 90% करेक्ट आने के चांसेस होते हैं, अगर आप लॉजिकली सॉल्व करते हो। तो ये भी बहुत जरूरी होता है, लॉजिक डेवलप करना। और इतना ही कहूंगी, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।